हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं इस समय। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से प्रोटीन्स की टारगेटिंग की जाती है इसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे पराक्सीसोम्स में किस तरह से प्रोटीन्स की टारगेटिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन पराक्सीसोम में प्रोटीन्स की टारगेटिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करना चाहता हूँ पराक्सीसोम्स के बारे में। ठीक है, पराक्सीसोम्स होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है, हम लोग सिर्फ इन्हीं चीजों की बातें करेंगे और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे प्रोटीन्स की टारगेटिंग पे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, हम लोग डिस्कवरी से शुरू करते हैं। तो पराक्सीसोम की डिस्कवरी की, पराक्सीसोम इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डेव इन 1965। ठीक, 1965 में इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पूरी सेल में सिर्फ दो ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पराक्सीसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां भी मैं सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूं तो आप कभी ये मत समझिए कि वो मोनोलेयर है, दैट इज द बाई लेयर। ठीक है, वो लिपिड बाई लेयर की बनी हुई होगी। ठीक है, लिपिड बाई लेयर से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होगी और उसको इनक्लोज करता हुआ एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये क्या है, ये पराक्सीसोम की मेम्ब्रेन है और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। पराक्सीसोम की मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसी वेसाइकल्स जो एक मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट को कवर करे और उसमें ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाएं, ऐसी वेसाइकल्स को कहा जाता है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज। ठीक है, तो जो पराक्सीसोम्स होते हैं ये माइक्रोबॉडीज के अंडर में आते हैं। ठीक है, माइक्रोबॉडीज के अंदर में ही इनकी स्टडी की जाती है। ठीक, तो होते क्या है, दिस आर द मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपार्टमेंट कंटेनिंग मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी। ठीक, प्रोटीन्स इनकी मेम्ब्रेन में भी पाई जाती हैं और प्रोटीन्स इनके इस मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और ये मेम्ब्रेन क्या होती है, एक बाई लेयर की बनी होती है। ठीक, इसके बाद फिर आता है दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं सबके पास पराक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी पराक्सीसोम टर्म प्रपोज किया गया डेव के थ्रू। ठीक है, इन्होंने पराक्सीसोम टर्म प्रपोज किया। ठीक है, और पराक्सीसोम टर्म प्रपोज क्यों किया गया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनेल है दे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते भी हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंज्यूम भी करते हैं, दोनों काम में करते हैं, इसलिए इनका नाम कहा गया पराक्सीसोम्स। ठीक है, दे लैक्स डीएनए, इनके पास अपना डीएनए नहीं होता है और अपना राइबोसोम भी नहीं होता। ठीक है, हालांकि इनके पास अपना डीएनए नहीं होता, अपना राइबोसोम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। मतलब ये खुद से एक पराक्सीसोम डिवाइड करके दो पराक्सीसोम में कन्वर्ट हो सकता है। ये खुद से डिवाइड करके, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन इनके पास अपना राइबोसोम और डीएनए नहीं होता। अब यहां से एक बात समझने वाली, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम भी होता है जिसके थ्रू वो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ना तो यहाँ डीएनए है और ना ही राइबोसोम है, इसका मतलब यहाँ पे अंदर में किसी भी तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। पराक्सीसोम के पास राइबोसोम और डीएनए नहीं है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। तो प्रोटीन्स आएंगे कहाँ से, तो यहाँ पे जितनी भी प्रोटीन्स इसकी मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स इसकी मैट्रिक्स में पाई जाएंगी, सब इनकोड किए जाते हैं न्यूक्लियर जीन के द्वारा। ठीक, सब कहाँ से इनकोड होते हैं, न्यूक्लियर जीन से इनकोड होते हैं। अब न्यूक्लियर जीन से जो प्रोटीन्स इनकोड की जाती हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए साइटोसॉल में आएगा और फिर साइटोसॉल में ट्रांसलेशन होगा। ठीक, जो ट्रांसलेशन होगा वो ऐसे राइबोसोम्स पे होगा जो राइबोसोम्स साइटोसॉल में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो साइटोसॉल में फ्री राइबोसोम्स पे इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और फिर इनको प्री एग्जिस्टिंग जो पराक्सीसोम्स होते हैं उनमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो मैंने अभी कहा कि पराक्सीसोम्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन इनके ओरिजिन में एक थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो पराक्सीसोम्स होते हैं ये सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होते हैं या फिर दे आर अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग peroxisomes बाय फिजन। फिजन के थ्रू एक पेरोक्सिसोम से दूसरा पेरोक्सिसोम बन जाता है। एक मत ये कहता है, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पेरोक्सिसोम की कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं, पेरोक्सिसोम की कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो ER बाउंड राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सम पेरोक्सिसोमल membrane proteins are synthesized on membrane bound ribosomes of ER पे जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं उनसे सिंथेसाइज होती हैं, और उनसे सिंथेसाइज होने के बाद दे इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड इन द ER मेम्ब्रेन, ये ER मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर जाते हैं। अब जहां पे ये ER की मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होते हैं वहां से वो पोर्शन, मेम्ब्रेन का वो पोर्शन बड ऑफ होकर के पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर बेसाइकिल बनाता है, ठीक। पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर बेसाइकिल बनाता है। फिर से सुनिएगा एक बार, यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स के ओरिजिन को बताने के लिए दो थियरीज दी गई, दो अलग अलग ग्रुप्स ने दो अलग अलग कहानी बताई। पहले ग्रुप ने कहानी बताया, पहले ग्रुप ने ये कहा कि भाई पेरोक्सिसोम जो होता है वो एराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम्स से, और जहां पे जितनी भी प्रोटीन वहां पे पाई जाती है सब साइटोसोल से पेरोक्सिसोम में भेज दी जाती है, ठीक। एक ग्रुप ने ये बताया। दूसरे ग्रुप ने ये बताया कि पेरोक्सिसोम में कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसी पाई जाती हैं जिनकी सिंथेसिस ER बाउंड राइबोसोम पे होती है। सिंथेसिस के बाद वो प्रोटीन्स ER की मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती हैं, और इंटीग्रेट होने के बाद वहां एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन से ER की मेम्ब्रेन बड ऑफ हो जाती है और पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर वेसाइकिल बनाती है, ठीक। ढेर सारी पेरोक्सिसोमल वेसाइकिल्स बन जाती हैं। फिर वो वेसाइकिल्स क्या करती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं। आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो क्या होता है, दो वेसाइकिल्स आपस में फ्यूज होंगी तो एक प्रोटीन उसके पास होगी वेसाइकिल के पास, कुछ प्रोटीन उस वेसाइकिल के पास होगी, ठीक है। अब ये दोनों प्रोटीन जो अलग अलग वेसाइकिल में थी ये एक वेसाइकिल में आ गई, ठीक है। और इसके साथ साथ ही क्या होगा, जो प्रोटीन साइटोसोल में बनी है उसको भी ये अंदर लेना शुरू कर देती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ER में जो प्रोटीन बनी थी वो भी एक वेसाइकिल में आ गई है, साइटोसोल में जो प्रोटीन बनी थी वो भी एक वेसाइकिल में आ गई है, ठीक है। अब दोनों ही प्रोटीन एक वेसाइकिल में, इसको कहा जाता है मेच्योर पेरोक्सिसोम, ठीक। ये मेच्योर, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मेच्योर पेरोक्सिसोम बन जाएगा। अब फिर कहा गया कि ये जो पेरोक्सिसोम मेच्योर पेरोक्सिसोम बना है ये फर्दर डिवाइड करके डाटर पेरोक्सिसोम्स में टूट सकता है, ठीक है। तो मतलब दोनों चीजें, इन्होंने भी दोनों चीजें बताई कि भाई हो सकता है कि प्रोटीन ER से आ रही हो और मेच्योर पेरोक्सिसोम बनने के बाद वो फिर फर्दर ढेर सारे पेरोक्सिसोम बना रहा है, ठीक है। और दूसरी थियरी जो थी, इन्होंने कहा कि भाई प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम्स हैं। अब हो सकता है जो प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम था वो यही ER वाला ही रहा हो, इसलिए ऐसा माना गया कि ये दोनों ही थियरीज सही हैं, दोनों ही थियरीज अपनी अपनी जगह पे सही हैं। चाहे आप कहें कि प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम से नए पेरोक्सिसोम बनते हैं, या फिर आप कहें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशलाइज्ड पोर्शन से पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर वेसाइकिल्स बड होती हैं और फिर वो मेच्योर पेरोक्सिसोम बनाती हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ चीजों को। तो थोड़ा सा पेरोक्सिसोम्स की बायोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से पेरोक्सिसोम्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक। मैंने दोनों आपको बताया कि प्री एग्जिस्टिंग पेरोक्सिसोम्स से आ सकते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी आ सकते हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। मैंने आपसे कहा कि कुछ पेरोक्सिसोम की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो ER बाउंड राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होती हैं। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। सपोज दैट ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने एक पोर्शन बनाया है, आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया है, वैसा दिख नहीं रहा लेकिन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, आप मान लीजिए, ठीक। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पोर्शन है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या हो जाएगी, ER मेम्ब्रेन,
ठीक, ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है सेल में, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहती है, आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा। मैंने कहा कि ER बाउंड राइबोसोम्स पे, तो ये देखिए राइबोसोम जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये ER बाउंड राइबोसोम है। इसने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसाइज किया, ठीक है, और ये प्रोटीन आकर के ER की मेम्ब्रेन में एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन में जाकर के इंटीग्रेट हो गई है। ठीक, ये स्पेशलाइज्ड पोर्शन है जहां से ये मेम्ब्रेन बर्ड ऑफ होके पैराक्सिसोमल प्रिकर्सर बनाएगी। ठीक, उसी तरह से एक और प्रोटीन सिंथेसाइज हुई और वो दूसरी जगह, कहीं जगह पे, किसी और जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में जाकर के इंटीग्रेट हो गई। ठीक, तो दो तरह की वेसाइकल्स यहाँ से बड ऑफ होने के लिए तैयार हैं। फिर क्या होगा, इन वेसाइकल की क्या होगी, बडिंग होगी। सबसे पहले ये दोनों वेसाइकल्स क्या करेंगी, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड कर जाएंगी और दो अलग अलग वेसाइकल बना लेंगी। एक के पास एक ग्रीन वाली प्रोटीन है, दूसरे के पास रेड वाली प्रोटीन है, तो दो वेसाइकल बनी। इन वेसाइकल्स को कहा जाता है पैराक्सिसोमल प्रिकर्सर वेसाइकल्स। ठीक, ये पैराक्सिसोमल प्रिकर्सर वेसाइकल्स हैं, इनसे पैराक्सिसोम्स बनेंगे। पैराक्सिसोम्स बने नहीं है, अब बनेंगे। फिर क्या होता है, ये दोनों वेसाइकल्स क्या करती हैं, फ्यूज होने लगती हैं। थोड़े टाइम के बाद ये दोनों वेसाइकल्स फ्यूज होने लगती हैं, और ये क्या है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो साइटोसोल में फ्री राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज हुई। दीज आर द प्रिकर्सर प्रोटीन्स synthesized by cytosolic राइबोसोम्स। साइटोसोलिक राइबोसोम से ये प्रिकर्सर प्रोटीन सिंथेसाइज हुई हैं, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जैसे इनका फ्यूजन शुरू होगा तो एक तरफ से फ्यूजन होगा और दूसरी तरफ से ये प्रोटीन्स भी क्या करेंगे, इस वेसाइकल में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही दोनों वेसाइकल्स फ्यूज होंगी और ये प्रोटीन यहाँ अंदर पहुंच जाएंगे तो एक कंप्लीट मेच्योर पैराक्सिसोम बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, मेच्योर पैराक्सिसोम। ठीक, अब मेच्योर पैराक्सिसोम बन करके साइटोसोल में आ चुका है। ठीक, मेच्योर पैराक्सिसोम है, इसके पास सारे एंजाइम है, सारी प्रोटीन है, सब कुछ। अब ये पैराक्सिसोम डिवीजन और फ्यूजन साइकिल, डिवीजन साइकिल और ग्रोथ साइकिल में जा सकता है। मतलब ये पैराक्सिसोम अब क्या करेगा, ग्रो करेगा और इसका फ्यूजन स्टार्ट होगा। ठीक, तो दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैराक्सिसोम बना और ये प्री एग्जिस्टिंग पैराक्सिसोम है। मैंने दोनों थियरी आपको बताई, प्री एग्जिस्टिंग पैराक्सिसोम से भी बनेगा और यहाँ से भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ से ये बना, ठीक, बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब ये प्री एग्जिस्टिंग पैराक्सिसोम है, ये क्या कर सकता है, फ्यूजन साइकिल में जा सकता है। अब ब्रेक करके दो अलग अलग, दो नया पैराक्सिसोम बना सकता है। तो होगा क्या, दोनों ही ये सारी प्रोटीन्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी और ये पैराक्सिसोम ब्रेक होके या आपने फ्यूजन के थ्रू दो डॉटर पैराक्सिसोम बना लेगा, डॉटर पैराक्सिसोम। तो दो नए पैराक्सिसोम आप बना लेगा, दो नई प्रोजनी बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें मैंने कहा कि सही है। प्री एग्जिस्टिंग पैराक्सिसोम से पैराक्सिसोम आते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से भी निकल करके पैराक्सिसोम्स आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपसे पूछा जाता है तो राइबोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, अगर एक ही ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है तो दैट इज प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे पैराक्सिसोम्स के बायोजेनेसिस के बारे में आपको इतना बताना था। अब थोड़ा सा इसके फंक्शन की बात करते हैं कि पैराक्सिसोम सेल्स के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। थोड़ा सा पैराक्सिसोम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं सेल के अंदर ही। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ठीक, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स को अपने अंदर में कैप्चर करके रखते हैं जो कि अगर फ्री हो जाए तो पूरी की पूरी सेल को तबाह कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेजेज, अगर ऑक्सीडेजेज पैराक्सिसोम्स में कैद ना हो और वो बाहर निकल जाए तो बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाने लगते हैं, और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं वो सीधा डीएनए डैमेज करती हैं। और अगर डीएनए डैमेज होगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी सारी लीथल प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बताऊंगा ऑक्सीडेटिव डैमेज के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा डीएनए म्यूटेशन और रिपेयर के टाइम पे बहुत डिटेल में इसकी बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल पैराक्सिसोम्स के फंक्शन की बात करते हैं। पैराक्सिसोम्स आर डाइवर्स ऑर्गेनेल। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनेल का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें एक ही ऑर्गेनिज्म की, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में कई तरह की सेल टाइप्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, और उन हर एक सेल्स में कई तरह के पैराक्सिसोम्स पाए जाते हैं। अब कई तरह का पैराक्सिसोम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक सेल में इनका फंक्शन डिफरेंट होता है।
ठीक है। पैराक्सीसोम एक ही ऑर्गेनिज्म में कई सेल टाइप्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, वहां पे कई तरह की सेल्स होती हैं, और हर तरह की सेल्स में जो पैराक्सीसोम्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे लीवर सेल में ये कुछ और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो मसल सेल में ये कुछ और फंक्शन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मसल सेल में कुछ और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, नर्व सेल में कुछ और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है डाइवर्स ऑर्गेनेल। दूसरा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे ऑक्सीडेजेज होते हैं, ऑक्सीडेजेज जैसे NADPH ऑक्सीडेजेज हो गए, ठीक है, आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया। उसी तरह से पैराक्सीसोम के पास बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेज और कैटेलेज, ये दो एग्जांपल हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के। ऑक्सीडेजेज क्या करते हैं, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके पेरोक्साइड्स बनाते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, ठीक, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करते हैं। बताऊंगा आपको आगे चल के, फ्री रेडिकल बायोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ इसका फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेजेज करते क्या है, ऑक्सीडेजेज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो सेल्स के अंदर पाया जाएगा, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, आपको पता होगा, जहां जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, और उन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक। अब आप सोचिए अगर पैराक्सीसोम में इनको कैद करके ना रखा जाए, ठीक, और ये सेल में फ्री घूमते रहें, तो इनको जहां जहां ऑक्सीजन मिलेगा वहां वहां ये उसके ऊपर हाइड्रोजन ट्रांसफर करते चले जाएंगे और ढेर सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे। दैट इज अ फ्री रेडिकल, दैट इज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आप कह सकते हैं, और ये बहुत ही लीथल होता है सेल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेजेज काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटेलेज, वहां पे एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराई नेचर ने। देखिए ऑक्सीडेजेज हैं तो उनको ओवरकम करने की व्यवस्था भी वहां पे की गई। उसी पैराक्सीसोम में इस ऑक्सीडेज का जो प्रोडक्ट है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको काटने वाली चीज भी प्रेजेंट है, दैट इज कैटेलेज। कैटेलेज क्या करेगा, कैटेलेज आएगा, दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा एक साथ, एक कैटेलेज मॉलिक्यूल अगर आएगा तो दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को ये वाटर कैटेलेज आएगा, दो वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन में वापस तोड़ देगा, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, दो ऑक्सीजन तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर, ठीक है, तो ये काम नहीं, ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, हाइड्रोजन, ये हमारा कैटेलेज आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा, फिर वापस वाटर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तोड़ देगा, ठीक। जहां पे इसके बनने की व्यवस्था है वहीं पे इसको तोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हम लोग कहते हैं कि इसको पेरोक्सीडेजेज भी पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्सीडेजेज जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, ठीक, ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स आर ब्रेक्ड बाय पेरोक्सीडेजेज, ठीक है, पेरोक्सीडेजेज इसको ब्रेक करते हैं। लेकिन पेरोक्सीडेजेज जब इसको ब्रेक करते हैं तो वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज भी कर देते हैं, ठीक, मतलब एक ऑक्सीडेज एक जगह पे अगर ये इसको हटा रहे हैं तो किसी और प्रोडक्ट को वो ऑक्सीडाइज भी कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैटेलेज का फायदा ये होता है कि ये H2O2 को डायरेक्टली वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, यहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक, तो ये इसका फायदा होता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है कैटेलेज, ठीक है। पेरोक्सीडेज के बारे में आपको बताऊंगा, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज में बहुत डिटेल में इसकी भी बात करूंगा आगे चल के, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, अभी मैं इसके फंक्शन पे कंसंट्रेट रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन कुल मिलाकर के ये है कि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को अपने अंदर में कैप्चर करके रखता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है दे परफॉर्म्स वेरियस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेजेज हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा, और उसमें से जो मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन। अब बीटा ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अभी मैं कह रहा हूं कि पैराक्सीसोम में बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और पैराक्सीसोम में भी होती है, पैराक्सीसोम दोनों में होती है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो यहां पे जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये एक्सक्लूसिवली
मतलब सिर्फ और सिर्फ पराक्सीसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। याद रखिएगा, प्लांट्स में पराक्सीसोम, प्लांट्स में बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ पराक्सीसोम में होती है, जबकि मैमल्स में बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और पराक्सीसोम में भी होता है। ठीक, इसके अलावा दे आर द साइट्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, बहुत डिटेल में बात करूंगा जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों, इन दोनों की साइट है ये, यहाँ से सवाल 100% पूछा जाएगा, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, पक्का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको एकदम चलते चलते ये चीज याद रहे। ठीक है, दोनों जगहों से एक एक सवाल आएगा, मैं 100% बता रहा हूँ आपसे। एक तो यहाँ से फोटो रेस्पायरेशन से आएगा और दूसरा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से सवाल आएगा, 100% आएगा। जून वाले में नहीं आएगा, दिसंबर वाले में आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये सारे कुछ बेसिक से फंक्शन हैं जो कि पराक्सीसोम्स परफॉर्म करते हैं, और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वहां पे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और अब हम ये भूल जाते हैं कि कुछ प्रोटीन्स ER पे भी बनी थी। अब हम लोग सिर्फ इस चीज पे कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम प्रोटीन्स जो पराक्सीसोम्स में पाई जाती हैं, चाहे उनकी मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हो और चाहे उनके मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हो, एंजाइम्स हो, ये सारी प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं साइटोसॉल में, फ्री राइबोसोम्स और ATS राइबोसोम्स। ठीक है, और फिर इनकी टारगेटिंग की जाती है कहाँ पे, पराक्सीसोम में, ज्यादातर मैट्रिक्स में, या आप कहें कि ल्यूमिनल पोर्शन में ज्यादातर टारगेटिंग की जाती है। किस तरह से की जाती है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।